दोस्तों पहले लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क पार्ट 1 पढ़ा है, ठीक। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये जो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, ये आप मतलब आराम से जानते हो। V जो यहाँ पे वोल्टेज है, डी डब्ल्यू जो एक क्या है बताओ, एनर्जी है, और क्यू जो है चार्जेज है, ठीक है। सो ओवरऑल V का जो एक यूनिट होगा जूल पर कूलम होगा, और वोल्ट तो आप जानते हैं, ठीक है। सो मतलब अगर W का अगर एक्सप्रेशन दिया हो और किसी भी स्टैंड पे अगर V पूछ रहा हो तो आप सिंपल निकाल सकते हो उसको डिफ्रेंशिएट करके, जो हमने यहाँ पे किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसी में हमको V निकालना हो, सॉरी W निकालना हो, तो क्या करोगे? W अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे? V डी क्यू इंटीग्रेट कर दोगे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ V डी क्यू करोगे। अब देखो जब भी किसी भी इंस्टेंट पे बोले, जैसे लाइक यहाँ पे देखो फाइंड W फ्रॉम Q टू 1 टू, चूँकि यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ है इसीलिए इन्होंने इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। ये है और एक ये है, ठीक। अगर यहाँ पे Q का कोई एक्सप्रेशन दे देता, लेट्स से कि हम ये कहते हैं कि मान लो Q का एक एक्सप्रेशन दे देता ये और ये Q है, ठीक है। और लेट्स से कि सॉरी ये V है और ये Q है। तो अब W पूछता तो आप क्या करते हैं? इंटीग्रेशन V डी क्यू, मतलब एरिया आप निकाल देते, ठीक। तो ये जो टोटल एरिया होगा ये सब मिला करके ये क्या होगा? W होगा, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें आप करके देखना, आपका आंसर पक्का मैच कर जाएगा, नो डाउट एट ऑल, ठीक। अब इसमें आपको क्या होता है? तो सिंपल आप जोड़ घटा है भैया, कर लो आंसर लिख रहा हूँ, ठीक। अब सिंपल पावर क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, लाइक सिमिलरली वही लिखा हुआ है जूल पर सेकेंड, और इसको वाट बोलते हैं। सिमिलरली डी डब्ल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे, डी क्यू और डी क्यू से नीचे, तो ये जो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू क्या होता है? V होता है। तो डी क्यू बाई डी क्यू क्या होता है? I बोलते हैं, तो I कर दूँ, आई इसका वायर है, आई इसका वायर, V आई हो गया। अब देखो V इंटू तुम I को क्या लिखोगे भैया? सो ये फॉर्मूला मिलेंगे। अब सिमिलरली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V को क्या लिख सकते हो? I इंटू I, तो ये फॉर्मूला मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें ये सिंपल है, कर लोगे। अब होता है ऑब्जर्व पावर डिलीवर पावर। मैं इसको सिंपल एक सर्किट से दिखा देता हूँ। सर्किट नहीं, घर का एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे घर का एक वायर है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे मान लो कि आपने यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया है और यहाँ पे आपका एक बल्ब है, ठीक है। हमने दो वायर है, एक ही वायर अभी कंसीडर किए, दोनों इसी में मान लो। अब तो यहाँ से जो पावर जो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक जो पूछेगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिलीवर पावर, ठीक। इसको डिलीवर पावर होते हैं। पर भाई होता क्या है इस बीच में ना, कि जब करंट यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लो करता है तो इस बीच में एक हीट भी आता है, और इसी को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड पावर। तो समझिए कोई वायर है जिसमें अगर हीट जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड पावर। और जो पावर एक प्लेस से दूसरे जगह पे जो जा रहा है उसी को डिलीवर पावर बोलते हैं, ठीक है। ये सिंपल एक सिग्निफिकेंस मैं आपको बता रहा था कि भाई आप कैसे फील करोगे कि ऑब्जर्व पावर और डिलीवर पावर क्या होता है। अब पहचानेंगे कैसे कि भाई पावर डिलीवर हो रहा है कि ऑब्जर्व हो रहा है, किसी भी जो सप्लाई है या फिर नेटवर्क उसमें क्या। पहली चीज़ तो देखो, रेजिस्टेंस जहाँ पे रहेगा वो पावर को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व पावर होगा, क्या होगा? ऑब्जर्व पावर। एल और सी की बात करो, इसमें क्या होता है? इसमें दो केस है, एक है चार्जिंग और दूसरा है डिस्चार्जिंग। चार्जिंग के केस में पावर क्या होता है? ऑब्जर्व होता है, और डिस्चार्जिंग के केस में पावर क्या होता है? डिलीवर होता है। ये आपको पता है, ठीक है। इसी में अगर हम बैटरी नहीं, इसको हटाओ, बैटरी नहीं लो, इसको मैं हटाता हूँ। आप ये ले लो, एक ले लो वोल्टेज सोर्स, दूसरा ले लो करंट सोर्स। ये भी दो तरह का होगा, कभी पावर ऑब्जर्व करेगा, कभी पावर डिलीवर करेगा। सिमिलरली कब पावर ऑब्जर्व करेगा? तो भैया जब चार्जिंग का केस होगा, और जब डिस्चार्जिंग केस होगा तो पावर को डिलीवर करेगा, ठीक। अब चलो बताओ, जैसे इसमें देखो तो ये बैटरी है और बैटरी यहाँ पे कितना दे रहा है? 2 एम्पियर। मतलब ये पावर दे रहा है या ले रहा है? और बेस बात है प्लस से निकल रहा है, तो क्या है? देख लो ना यहाँ पे देखो, आई एंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ वोल्टेज सोर्स, देन इट इज रेफर्ड एज व्हाट? ऑब्जर्व पावर। अगर पावर पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा दैट मीन्स ऑब्जर्व पावर है।
और अगर पावर लीव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल को, इट मीन्स डिलीवर पावर है। ठीक, चलो क्या बोला, पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है तो क्या है, डिलीवर पावर है। देखो डिलीवर पावर कितना है, डिलीवर पावर 20 वाट। ठीक है, ओके, 10 20 वाट। अभी देखो ये क्या है, यहाँ पे जो करंट है वो एंटर कर रहा है, किधर एंटर कर रहा है, पॉजिटिव में, तो ऑब्जर्व पावर होगा। ठीक है, ऑब्जर्व पावर कितना होगा, एक वोल्टेज कितना, -10, तो -10 इंटू 2 -20 वाट। अब देखो ये जो -20 वाट है ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस वोल्टेज इस तरह का है, -10 वोल्ट है। अब सपोज करो इसको हमको 10 वोल्ट लिखना है, तो 10 वोल्ट कैसे होगा, प्लस ऊपर जाएगा, पोलैरिटी चेंज कर दो, माइनस ऊपर जाएगा। अब ये करंट क्या कर रहा है, अब ये करंट पॉजिटिव को लीव कर रहा है। तो बताओ पॉजिटिव को लीव करने का मतलब क्या है, पॉजिटिव लीव डिलीवर, तो डिलीवर कितना होगा, 20 वाट। देखो 20 वाट आएगी। ऑब्जर्व पावर कितना है, -20 वाट, डिलीवर पावर 20 वाट। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पी डिलीवर इक्वल टू माइनस पी ऑब्जर्व लिख सकते हैं, क्योंकि पी ऑब्जर्व क्या है, पहले माइनस और पी ऑब्जर्व क्या है, -20, कितना हो गया, 20 वाट। सही है, देखो डिलीवर ऑफ 20 सही है, इसका लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या है, करंट जो है एंटर कर रहा है किसमें, पॉजिटिव में, क्या होगा, ऑब्जर्व पावर। ऑब्जर्व पावर आ रहा है, कितना ऑब्जर्व पावर होगा, 10 इंटू 2 -20 वाट। हमें बता दें डिलीवर कितना लिख सकते हैं, माइनस ऑफ पी ऑब्जर्व, तो क्या होगा 20 वाट। इसको ऐसे भी आप सोचो कि अगर -2 एंटर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, लीव कितना कर रहा होगा, 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, ये बैटरी क्या कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, इट मींस पावर सप्लाई कर रहा है, तो डिलीवर कर रहा है 20 वाट। ठीक है, सिमिलरली तो यहाँ पे देखो हमने पी डिलीवर 20 वाट लिखा, पी ऑब्जर्व -20, तो हम वहाँ से ये पता किया कि भाई पी डिलीवर जो होगा वो माइनस ऑब्जर्व के बराबर होगा, जो मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ठीक है, सिंपल। अब इसको भी एक बार समझ लो, यहाँ पे देखो 4 वोल्ट है, 2 एम्पियर है, ये करंट सोर्स है, हम अभी वोल्टेज सोर्स दे रहे थे। अब बताओ जो करंट सोर्स, जो करंट आ रहा है कितना आ रहा है, 2 एम्पियर। क्या ये पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है, एंटर कर रहा है। एंटर करने का क्या मतलब है, एंटर करने का मतलब ये है कि ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्व पावर कितना है, 1 वाट। ठीक, नेक्स्ट, अब इसी में हम -4 कर देंगे, +4 कर देंगे। देखो -4 किया, अभी क्या कर रहा है ये 2 एम्पियर प्लस को लीव कर रहा है, लीव करने का क्या, डिलीवर कर रहा है, तो डिलीवर कितना कर रहा है, -4 इंटू 2 8 वाट। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑब्जर्व इक्वल टू माइनस पी डिलीवर, लिख सकते, कितना हो जाएगा, -8 वाट हो गया। ये जो क्या होगा, 8 वाट। कैसे, अच्छा देखो अब एक काम करो, इस -4 को यहाँ पर क्या लिख सकते हो, +-4। अब देखो जो करंट है वो प्लस में क्या कर रहा है, मतलब प्लस में एंटर कर रहा है, मतलब वो ऑब्जर्व कर रहा है, कितना 4 गुना 8। ठीक, भाई देखो मैंने आपको ये एग्जाम्पल को देखो, आप कर लोगे कि इसमें ऑब्जर्व पावर क्या है, डिलीवर पावर क्या है। आप खुद एक काम करना, पी ऑब्जर्व निकालना, पी डिलीवर निकालना, टोटल पी ऑब्जर्व एंड टोटल पी डिलीवर करना। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हमने जो थ्योरम पढ़ा था यहाँ पे देख लो, हमें क्या बोला था कि आप जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे सिर्फ पावर ऑब्जर्व होगी। ठीक है, और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में क्या है, अगर चार्जिंग हो रहा है तो ऑब्जर्व करेगा, डिस्चार्जिंग हो रहा है तो डिलीवर करेगा। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का केस मैंने बता दिया कि जब भाई पॉजिटिव में एंटर करेगा तो चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव को लीव करेगा करंट तो डिस्चार्ज हो रहा है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं उसी चीज़ को, ये देखो मैं बताऊँ ये कितना करंट देगा, यहाँ पे 2 एम्पियर। ठीक है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो उसको छोड़ो, पहले जहाँ पे रेजिस्टेंस को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, कितना ऑब्जर्व करेगा, तो आई स्क्वायर इंटू आर करो, फिर आई स्क्वायर इंटू आर करो, तो आई कितना है, 2 एम्पियर इंटू आर 3, तो ये हो गया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 5, तो 5 इंटू आई कितना है, 2 स्क्वायर 20 वाट। देखो दोनों को 20 वाट आया। ठीक, अब पी डिलीवर क्या है, भाई डिलीवर कर रहा है, करंट यहाँ से जा रहा है और पॉजिटिव को लीव कर रहा है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिलीवर कर रहा है, कितना डिलीवर कर रहा है, 20 वाट। ठीक, अब देखो जितना टोटल ऑब्जर्व हुआ उतना ही टोटल डिलीवर भी हो गया, पी ऑब्जर्व इंटू पी डिलीवर। एक कंप्लीट सर्किट है, क्लोज सर्किट है, जब भी हम कंप्लीट सर्किट की बात करते हैं तो जो ऑब्जर्व पावर होता है उतना ही डिलीवर पावर होता है, इसको बोलते हैं पावर कंजर्वेशन थ्योरम, और इसी पावर कंजर्वेशन थ्योरम को बोलते हैं टेलिगन्स थ्योरम। ठीक है, समझ गए, जो पावर बैलेंस इक्वेशन जो भी है, समझ गए ना। चलो आगे बढ़े, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करेंगे, जो पावर, इसको ध्यान रखना, एक कंप्लीट सर्किट में ये ऑब्जर्व वैलिड फॉर व्हाट, वैलिड फॉर कंप्लीट और क्लोज सर्किट। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को आप खुद करना है, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें भी टेलिगन्स थ्योरम अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, यस। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, एज आप आंसर करना है इस क्वेश्चन को, टेलिगन्स थ्योरम
applicable here for the circuit। तो आपको आंसर देना है, आप आंसर बताना यस और नो, ठीक है। कंप्लीट सर्किट है, समझ लोगे आंसर क्या होगा। तो बता दो कि हमको बताना भाई, एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लिख लो कि पी ऑब्जर्व, पी डिलीवर, टोटल पी ऑब्जर्व, टोटल पी डिलीवर। अच्छा मेरे को बताओ, ये कंप्लीट सर्किट है तो टोटल पी ऑब्जर्व क्या होगा और टोटल पी डिलीवर क्या होगा, वो भी बता देना हमें, ठीक है, अच्छा रहेगा वो। बताओ भाई, कोई बता सकता है कि क्या होगा पी टोटल पी ऑब्जर्व? ऐसा भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि कंप्लीट सर्किट में पी ऑब्जर्व को पी डिलीवर होता है, और जब पी ऑब्जर्व जितना होगा वही पी डिलीवर होगा। तो पी ऑब्जर्व में क्या, टोटल पी ऑब्जर्व का मतलब क्या आएगा? पी ऑब्जर्व माइनस पी डिलीवर। तो दोनों अगर बराबर है तो जीरो होगा, जीरो होगा। देख लो ना तुम, पी डिलीवर क्या है, जीरो। समझे बात? नहीं समझे? देखो भाई, हम जब भी हम बात करेंगे, एक काम कर दो यार, हम जब भी यहाँ पे, एक मिनट, टोटल पी ऑब्जर्व की बात करें तो पी ऑब्जर्व माइनस पी डिलीवर। मैंने आपको क्या बताया था भाई कि जब भी आप कोई भी ये बनाओ, कोई सर्किट ले लो, ठीक है, टेलीग्राफ थ्योरम क्या कहता है कि भाई किसी भी सर्किट में, क्लोज सर्किट में पी ऑब्जर्व पी डिलीवर के बराबर होगा। अब ये कंप्लीट सर्किट तो ऑब्वियस बात है पी ऑब्जर्व बराबर होगा। तो मान लो कि ये अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स ही होगा ना भाई, एज पर टेलीग्राफ थ्योरम पी ऑब्जर्व इक्वल टू पी डिलीवर। सो टोटल पी ऑब्जर्व इक्वल टू जीरो माइनस जीरो, हमें सॉरी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो चलो पी डिलीवर और पी ऑब्जर्व तो मुझे निकालना पड़ेगा, मतलब ऑब्जर्व निकालिए तो डिलीवर निकल गया, दोनों इक्वल है एज पर टेलीग्राफ थ्योरम। बट टोटल पी ऑब्जर्व और टोटल पी डिलीवर निकालेंगे तो जीरो ही होगा भाई, ठीक है। तो फिर जीरो का समझा आगे बढ़ेंगे। चलो ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको एकदम बढ़िया तरीके से बताया है, आप मेरे बना करके दिखाओगे। और ये क्वेश्चन मेरा डाउट है भाई 2014 का है, तो मेरे को कमेंट में डालो, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर नहीं आएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट नेटवर्क। फाइंड द पी ऑब्जर्व, पी डिलीवर, टोटल पी ऑब्जर्व एंड टोटल पी डिलीवर। दूसरी चीज़ है, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि इज टेलीग्राफ थ्योरम एप्लीकेबल हियर, इफ यस देन हाउ, ठीक है, बताना मेरे को भाई। ये एकदम सिंपल चीजें मैं दे रहा हूँ, ये इसमें कोई बड़ी चीजें नहीं है, आपको सोचना है और आंसर करना। नहीं आएगा मेरे को पूछो, कमेंट बॉक्स में डालो। चलो अब इंडक्टर के बारे में सोच कर रहे हैं। अच्छा इंडक्टर से पहले हम बात करते हैं कि भाई इंडक्टेंस क्या होता है। व्हाट इज इंडक्टेंस? बताओ, कोई बता सकता है? देखो इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी, क्या है, हम ये लिख देते हैं, इज द प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बिकॉज ऑफ दैट मटेरियल opposes the change in करंट। पता है ना, मैंने आपको बताया था जब पहला लेक्चर था कि भाई आई एल जीरो माइनस इक्वल टू होता है आई एल जीरो प्लस। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ये चेंज को अपोज करता है, करंट के चेंज को अपोज करता है। इसीलिए जो जिस टाइम पे आप स्विच ऑन करोगे उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद बराबर होगा करंट है भैया, ठीक है। तो इंडक्टेंस तो यही है कि प्रॉपर्टी मटेरियल का जो अपोज करता है चेंज इन करंट। अब देखो इंडक्टर हम लाते हैं इसमें कि एक सर्किट है, मान लो हमने उसमें करंट आई दे दिया और उस इंडक्टेंस मटेरियल का जो इंडक्टेंस है
तो भाई इसमें अब चूंकि तुम्हें एक कॉइल है, एक कॉइल इंडक्टेंस का एक कॉइल है, तो जब इस कॉइल में, अभी बाद में बात करेंगे हाइड्रो क्या होगा, इस कॉइल में जब तुम करंट दोगे तो फ्लक्स जनरेट होगा, तो वो जो फ्लक्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ठीक है, दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ध्यान रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। तो उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, दैट कम्स विद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड दैट इज इंडक्टेंस, ठीक। ये को हम क्या लिखेंगे, साई बाय आई, साई को बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज, टोटल फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय आई। देखो साई जो होता है टोटल फ्लक्स लिंकेज है, इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स पर टर्न, राइट ना, ये होता है, ध्यान रखना। अब साई का क्या होता है, वेबर पर एम्पियर, तो इंडक्टेंस का जो यूनिट है वेबर पर एम्पियर, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, बता भाई, हेनरी भी बोलते हैं, ठीक। तो सिंपल है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 हेनरी इक्वल्स टू 1 वेबर पर एम्पियर। इसको जस्ट ध्यान रखो, ये कभी कभी याद काम आ जाएगा, ठीक। ठीक है ना, चलो इसको ध्यान रखो। अब हमने बता दिया कि साई बाय साई को क्या लिखोगे, एन पाई बाई एन आई, ठीक है, एन पाई बाई आई हुआ। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, फ्लक्स क्या है, फाई क्या है, फ्लक्स पर टर्न। अब फ्लक्स को क्या लिखते हैं, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, दिस इज व्हाट रिलक्टेंस। क्या है रिलक्टेंस भाई, देखो भाई, जब तुम मान लो ये कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट तुमने आई दिया, तो एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है रिलक्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस अपोजेस द करंट, अपोजेस द करंट, और रिलक्टेंस क्या करता है, रिलक्टेंस अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने वाला जो रेजिस्टेंस होता है रिलक्टेंस, इसको ध्यान रखो। अब एमएमएफ को हम क्या लिखते हैं, एन इंटू आई, ठीक, और रिलक्टेंस क्या होता है, एल अपॉन म्यू है, ठीक है, ये सब आपको पता है। तो अभी क्या होगा बताओ, क्या होगा भाई, ऊपर भेज दो, तो एन आई बाई एल इंटू म्यू, ये हो गया तुम्हारा फाइव, और फाइव बाई एन बाई आई पहले से था, एल को फिर क्या लिखेंगे कि एन बाई आई पहले से था, और फ्लक्स को हमने ये लिख दिया, तो क्या होगा, एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल बराबर, तो एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल हो गया, राइट ना। देखो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन स्क्वायर अपॉन एल बाई म्यू, एन स्क्वायर एल अपॉन म्यू क्या होता है भाई, देखो ये क्या है, रिलक्टेंस है, तो एल का फॉर्मूला क्या होगा, एल इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो एल किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन स्क्वायर की और इनवर्स रिलक्टेंस। तो किसी पाथ में अगर रिलक्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब इंडक्टेंस कम है, ठीक है। अगर रिलक्टेंस कम है तो इंडक्टेंस ज़्यादा है, ठीक। जैसे कि अभी एल रिलक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल, एल के, तो अगर कहीं एयर गैप ज़्यादा है तो वहाँ पर रिलक्टेंस ज़्यादा होता है। आपको पता है कि लाइक जो किसकी हम बात करें, लाइक सैलिएंट पोल मोटर की बात करो या जनरेटर की, तो वहाँ पे क्या होता है, ये देखो, अगर आपको पता होगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स से दिस, वैसे इस पोर्शन में देखो, यहाँ पे एयर गैप क्या है, कम है, और इस पोर्शन में एयर गैप ज़्यादा है, तो एयर यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिलक्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे एयर कम है तो रिलक्टेंस भी कम है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि जो वोल्टेज होता है, जिसको ये भी बोलते हैं, वो ये होता है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन से, कि डी साई बाई डी टी होता है और एल डी पाई बाई डी टी, ठीक। अब डी टी को हम ये भी लिखते हैं कि एल डी आई बाई डी, ये इधर से आया, इधर से, तो जो भी लिखे तुमने डी साई बाई डी टी, तो डी बाई डी टी लिख दो, चलो डी साई बाई डी टी, डी बाई डी टी साई को क्या लिख दो, एल इंटू एल कॉन्स्टेंट है, तो एल डी आई बाई डी टी आया यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आई निकालना है, कैसे करोगे, डी टी को इधर भेजो, एल नीचे आएगा, वन बाई वी डी टी, और ये क्या आएगा, इंटीग्रेट। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक ये इंटीग्रल और ये डिफरेंशियल है, और ये इंटीग्रल है, ध्यान रखो। प्रैक्टिकल इंडक्टर, अब देखो, अब यहाँ पे समझना एक चीज, जो इंडक्टर है ना वो दो तरह का है, एक आइडियल इंडक्टर है
एक प्रैक्टिकल इंडक्टर, बराबर है। भाई सब सिंपल सी बातें हैं कि अब इंडक्टर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्मॉल होगा इंडक्टर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक एल। तो अभी इंडक्टर है तो एल तो इंडक्टेंस तो होगा ही होगा, और डिपेंड करता है कि अगर आइडियल है तो आर क्या होगा, जीरो होगा, और प्रैक्टिकल है तो आर नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बस इतना ही करते हैं, ठीक है। देखो अब हम जब भी बनाएंगे तो प्रैक्टिकल इंडक्टर बनाएंगे, तो एक आर हो गया, एल हो गया, बी आई टी, ठीक है। जब आर इक्वल टू जीरो तो आइडियल इंडक्टर सीरीज आर नेटवर्क हो गया एक तरह से, ठीक है। तो टाइप ऑफ नेटवर्क और भी देख लो कि एक तो एनर्जाइज इंडक्टर है और दूसरा डी एनर्जाइज इंडक्टर और अनएनर्जाइज इंडक्टर है। एनर्जाइज का मतलब क्या है, उसमें एनर्जी होगा पहले से, और दूसरा अनएनर्जाइज का मतलब इस इंडक्टर में। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, हम यहाँ पे इस फॉर्मूला का ये जो फॉर्मूला है इसको इस्तेमाल करेंगे। अब एनर्जाइज का मतलब क्या है कि अब तुमको एक चीज़ पता है, यहाँ पे ध्यान रखो कि जो इंडक्टेंस है, इंडक्टर है वो क्या होता है, इंडक्टर इज ए करंट स्टोरिंग एलिमेंट। क्या होता है, करंट स्टोरिंग एलिमेंट। कैपेसिटर जैसे वोल्टेज स्टोरिंग एलिमेंट होता है, तभी तो ये करंट स्टोरिंग एलिमेंट है, करंट को अपोज भी करता है, चेंज करंट के चेंज को। हम इन जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब जैसे कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, हम सिंपली बोलते हैं करंट स्टोरिंग एलिमेंट। तो अगर कोई एनर्जाइज इंडक्टर, इसका मतलब क्या, उसके पास पहले से करंट होगा। तो जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, आई टी को क्या लिखो, 1/f dt dt। अब डिफरेंशिएशन की जब भी बात आती है, इंटीग्रेशन के इंटरवल की जब बात आती है, तो चूंकि उसके पास एनर्जी स्टोर है, तो सर्किट में जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो हम एक सर्किट बनाते हैं, ठीक। लेट्स से प्लस माइनस ये दे दिया, ठीक है, वी ऑफ टी जो भी, ठीक। अब इसको देखो भाई, ये है, तो जब ये स्विच ऑन होगा ना t इक्वल टू जीरो पे, तो हम ऐसा मान कर चलते कि इसमें कुछ करंट हो सकता है, तो हम इसलिए यहाँ पे माइनस लेकर चलिए कि पहले जहाँ पे स्टार्ट होगा उससे पहले से आप इंटरवल को स्टार्ट करो, माइनस में किसी टी टाइप, अब किसी टी टाइप पे इसमें करंट पूछ रहा है, लेट्स से आई लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/f माइनस dt dt। अब चूंकि t इक्वल टू जीरो पे क्लोज हुआ है, स्विच सर्किट क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब माइनस में जीरो तक जाएगा पहले, ये होगा और ये होगा। अब हम ऐसा मानकर चलते कि भाई आई जीरो माइनस जो होगा वो कुछ लेट्स से कि आई यही है, आई है कुछ भी है, तो माइनस एम्पलीट्यूड जीरो तक जो ये पोर्शन होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज, उसमें पहले कितना एनर्जी था, आई जीरो माइनस, तो देखो आई जीरो माइनस, बाकी सिंपल जीरो से टी ये चलता रहेगा, ठीक है। तो आई टी का जो एक्सप्रेशन आता है यहाँ से, उसको ध्यान रखना भाई कि यही आता है, ये यही एक्सप्रेशन जो है इनिशियल होता है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे। ये आई जीरो माइनस में क्यों दिया, इसलिए दिया कि इसमें जो इंडक्टर में स्टोरिंग जो एलिमेंट, स्टोरिंग जो करंट था स्विच ऑन होने से पहले, स्विच टी इक्वल टू जीरो पे ओपन ऑन हुआ क्लोज हुआ, उससे पहले जो करंट था वाई जीरो माइनस, वही हमने लिखा है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन में भाई आई कैसे आ गया, अरे भाई आई टी तुमने लिखा है तो ऑब्वियसली दोनों टर्म आई टी होंगे ना, क्यों क्या होगा, आई टी होगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इनिशियल वाले इंडक्टर में, तो इसी को जो बोलते हैं एनर्जाइज्ड इंडक्टर बोलते हैं। अगर ये आई जीरो माइनस, अब देखो यहाँ पे अगर आई जीरो माइनस जीरो है, इसका मतलब अनएनर्जाइज्ड एल। अगर आई इक्वल टू जीरो माइनस नहीं है तो क्या है, एनर्जाइज्ड, ठीक है। सुनिए, दिस टाइप ऑफ इंडक्टर इज कॉल्ड डायनेमिक और रनिंग इंडक्टर, ठीक है, एज इट हैज ई जीरो माइनस। ऑब्वियस बात है, अगर आई जीरो माइनस है तो ई जीरो माइनस भी आएगा, और ये कितना होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, तो ई जीरो माइनस में हाफ एल आई जीरो माइनस एनर्जाइज्ड इंडक्टर, जीरो देन अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर, ठीक है। तो अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर में डायरेक्ट वो जीरो होने के बाद ये एक्सप्रेशन बचता है। हम एनर्जी का भी फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आई का ये रहेगा एक्सप्रेशन, ठीक। एक एनर्जाइज के केस में अब जनरलाइज कर दो, ये जनरल टर्म तो मान के चलो जनरल, ठीक है, कि अगर किसी इंडक्टर में करंट पहले से है तो आई जीरो माइनस आएगा, और उसके बाद ये लिख दो, और इसको आप क्या लिखते हो, इसको ये लिखते हो सर, ठीक, ये हो गया। अब ये अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर है तो इसको जीरो कर दो, ऐसा हो जाएगा। तो भैया एक बात बताओ, इस कंडीशन को देख करके, ये जो कंडीशन उसको देख करके क्या लगता है कि जब तुम इंडक्टर को एक सर्किट के फॉर्म में दोगे तो ये जो किस में आएगा, करंट किस में जुड़ता है, पैरेलल में। तो इसका मतलब ये जो इनिशियल करंट है उसको तुमको पैरेलल में अटैच करना पड़ेगा इंडक्टेंस के इंडक्टर के साथ। देखो देखो ये एक इंडक्टर है, एनर्जाइज्ड इंडक्टर, तो जब तुम इसको अलग से बनाओगे तो देखो एक तो ये लिखोगे आई जीरो माइनस, और ये लिखोगे, अब आई टी यहाँ से जाएगा आई ऑफ टी क्या आई जीरो माइनस, तो आई जीरो माइनस इधर गया और फिर आई टी डैश इधर गया, तो ये पैरेलल कनेक्शन होता है इसके साथ, ठीक है, इसको ध्यान रखना।
क्यों होता है? क्योंकि भाई सिंपल है, करंट देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, करंट इज एडेड इन पैरेलल नेटवर्क, ठीक है, इसलिए वो इस तरह फॉर्म दिया है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब P का वैल्यू मैंने पहले बताया था, W का वैल्यू ये हो जाएगा, P को क्या लिखते हैं, V इंटू वाई इंटू डी टी। अब यहाँ पे V क्या होता है, L डी आई बाई डी टी, लिख दो यहाँ पे L डी आई बाई डी टी इंटू वाई डी टी से डी टी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा L डी आई इंटू आई टी, तो L आई टी इंटू डी आई क्या हो जाएगा L आई ऑफ टी इंटू डी आई, तो इसको क्या लिखोगे, हाफ L, मैं एक मिनट, इसको आप लिखोगे सिंपली L आई स्क्वायर बाई 2 हाफ L आई स्क्वायर जो, ठीक है। तो अगर जीरो माइनस पे तो आई जीरो, ठीक है, जगह जीरो माइनस डाल दो, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट डाल दो, ठीक है, इस तरह का चलता है। कैपेसिटर को देखो भाई, कोई वोल्टेज दो तो इसमें जो है Q आ जाएगा, ठीक है, प्लस से इसका कैपेसिटेंस C है, तो जो Q का जो वैल्यू होता है कि और Q जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के होता है, जितना वोल्टेज होगा उतना Q आएगा, तो ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा तो C आ जाएगा, तो Q इक्वल टू CV होता है, ठीक है। C का जो एक होता है, एक तो फैराडे यूनिट होता है और एक कूलम्ब पर वोल्ट होता है। अगर Q और V के केस में ये हो गया तो ये आपको पता है कि LVP होगा, लीनियर बाइपोलर और ऐसे। अब आपको मैंने बताया था कि जो कैपेसिटर है वो क्या होता है, चार्ज स्टोरेज डिवाइस और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब ये है, ये तो वहाँ पे Q को जब तुम स्विच ऑन करोगे, मान लो यहाँ पे एक स्विच रहता है, तो इसको T इक्वल टू जीरो पे, तो जीरो माइनस से पहले और जीरो प्लस से पहले दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज भी बराबर होगी और ये भी बराबर होगी, यहाँ से देखो, ठीक। Q को DC को धर्म है, Q अगर होगा तो V भी होगा, एनर्जी भी होगा। अब देखो मान लो यहाँ पे क्या होता है, I इक्वल टू डी टू बाई डी टी करंट, Q का वैल्यू C में लिख दो, सी डी बाई टू, तो I का वैल्यू सी डी बाई टू, ठीक है, यहाँ से BT निकालो, ये आ जाएगा। इसमें भी सेम है, अब तुम इंटीग्रेशन कहाँ से करोगे, माइनस वोल्टेज जीरो तक, तो ये तो V जीरो माइनस आएगा, देखो 1/c कर दिया, एनर्जाइज अगर तो माइनस वोल्टेज जीरो जीरो है, तो ये जो वैल्यू ये क्या है भाई, बताओ ये क्या होगा, V जीरो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो VT आएगा, देखो ये हो गया, अब इसको क्या लिखोगे, VC जीरो माइनस प्लस VC टी डैश। अब वोल्टेज किस में ऐड होता है, सीरीज में। अब सिंपल है कि अगर नॉट जीरो तो एनर्जाइज कंडक्टर, जीरो मीन्स अनएनर्जाइज कंडक्टर, ये हो गया। अब वोल्टेज किस में ऐड होता है बताओ भाई, वोल्टेज ऐड होगा सीरीज कनेक्टर में, तो सीरीज कनेक्शन ऐड करो, ये VC जीरो माइनस, अब चलिए तुम्हें यहाँ पे VC दिया है तो ये हो जाएगा VC टी माइनस, टी मतलब टी डैश, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक, तो ऐसे करो, एक तो ये होगा VT इक्वल्स टू, अब तुम इधर से चलो तो क्या हो जाएगा VC जीरो माइनस प्लस VC टी डैश। हम क्या करते हैं, जब भी यहाँ से जाते हैं तो प्लस से माइनस को घटाते हैं, मतलब जो यहाँ पे पहुंचे उसको माइनस, उसको ज़्यादा लेते हैं और पहले वाले को कम लेते हैं तो घटाते हैं, यानी जहाँ पे पहुंचे देश माइनस देश, तो इसीलिए यहाँ पे VT आया। अब ऐसे चलोगे देखो माइनस से प्लस गया तो VC टी डैश, और यहाँ से VC जीरो माइनस लिख दिया, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो होगा सीरीज सर्किट के तौर पे काम करेगा, ठीक है, ओके। और पैरेलल कैपेसिटर क्या होगा, सिमिलरली कि रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस इस बार क्या होगा पैरेलल में, अगर R इनफाइनाइट है तो आइडियल कैपेसिटर नहीं है तो सीरीज कैपेसिटर। और सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे एनर्जी की बात करो, P और D W को लिखो, ये PT को VT आई लिखो, I को क्या लिखो, CD बाई DT, तो DT से DT कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो एनर्जी इसका ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ये ठीक है। जब जीरो माइनस तो EC जीरो प्लस, EC जीरो माइनस आएगा, अब चूंकि प्लस भी बराबर होता है ना, ठीक है, ये हो गया। ध्यान रखो इसको, क्या होता है ध्यान रखना कि जो देखो हमने क्या बोला कि I ऑफ टी इक्वल टू सी डी बाई डी टी, यहाँ पे ध्यान रखो कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोजेस द चेंज इन वोल्टेज, ठीक है, इसको ध्यान रखो, ये अपोजिट द चेंज मतलब क्या होगा, VC जीरो माइनस इक्वल टू VC जीरो प्लस, ध्यान रखो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस लेक्चर नंबर 2, ठीक है, इसको ध्यान रखो अभी। आज हमने यहाँ से पढ़ा है यहाँ से हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें बताओ, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक। कुछ क्वेश्चन जो हमने किए थे, मतलब मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आप जवाब देना, काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी मज़ा आएगा यार, अगर आप इन्वॉल्व नहीं रहोगे तो मज़ा कैसे आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये तो शायद मैंने, हाँ ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है।
आपको कौन कौन सा बताना है बताया, तो एक तो आप ये बताओगे, एक क्वेश्चन ये बताओगे और दूसरा क्वेश्चन ये बताओगे, जिसमें मैंने ऑलरेडी ये और ये बता रखा है, तो ये बताना, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बताना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसको आप बताना जरूर, हाँ ठीक। उसके बाद तो मैंने आपको दिया, नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस सीरीज।